हेलो स्टूडेंट्स। हम आप लोगों को क्लास 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले वैद्युत वैद्युत आवेश ये होता क्या है। वैद्युत आवेश की परिभाषा जानने पहले इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इसकी परिभाषा मतलब आवेश हम कह सकते हैं कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के मतलब जो हल्के कण होते हैं उनके ट्रांसफर आकर्षित हो जाते हैं। तो या हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि जब या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को ही वैद्युत आवेश कहा जाता है। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो हल्के कणों का आकर्षण ही वैद्युत आवेश कहलाता है। जैसे कि हमने देखा होगा कि हम लोग बालों में कंघी लगाते हैं तो देखा होगा कि कंघी जो है छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप लोग समझ गए कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो वह हल्के कणों की ओर आकर्षित हो जाता है। या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को ही विद्युत आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के जैसे कि मान लो हम एक कांच की छड़ लें और एक रेशम का कपड़ा लें। हमने ये कांच की छड़ी कांच की छड़ और एक हमने ले लिया रेशम का कपड़ा। रेशम का कपड़ा तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो है कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पे आ जाते हैं। और सामान्य अवस्था में कोई भी चीज वैद्युत उदासीन होती है तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाते हैं तो इस पे रेशम के कपड़े पे आ जाता है ऋणावेश। और कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। ऐसे ही हम मान लें कि एक हम एवोनाइट की छड़ ले लें। एवोनाइट की छड़ इसको हम रख लें बिजली की खाद से। ये बिजली की खाद बिजली खाद इस एवोनाइट की छड़ को हम बिजली की खाद से जब रगड़ेंगे तो इस पे भी वही एवोनाइट की छड़ जब इसके संपर्क में आएगी तो फिर ये भी आवेशित हो जाएगी। तो सामान्य अवस्था में कोई भी चीज हो वो उदासीन होती है जब उनको आपस में संपर्क में लाया जाता है। मान लो जैसे ये एवोनाइट की छड़ इसके संपर्क में आती है तो आकर्षित हो जाती है। एक एवोनाइट एक बिजली की खाल से एक एवोनाइट की छड़ जब तक हम इसमें रगड़ेंगे नहीं तब तक वैद्युत आवेश उत्पन्न नहीं होगा। आवेश दो प्रकार के होते हैं। समान आवेश जो है एक चीज आप लोगों को बता दें, समान समान आवेश जो होते हैं समान आवेश एक
करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो समान आवेश वाले होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश वाले जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि ये जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मान लो ये प्लस प्लस ये एक दूसरे को एक दूसरे से दूर ढकेलेंगे। तो अब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं आवेश। अब हम जानेंगे आवेश का मात्रक। तो आप लोगों को बता दें कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम होता है। और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का हमको अगर विमीय सूत्र निकालना है तो आवेश का विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला विमीय सूत्र Q बराबर IT। Q है हमारा आवेश, धारा का एम्पियर होता है तो हम लिख देंगे। और समय का जो है सेकेंड, टाइम की यूनिट P रहती है। तो ये Q जो है आवेश की में आ जाएगी AT। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स? ठीक है, अब बात करते हैं आवेश के संरक्षण नियम। आवेश का संरक्षण नियम। आवेश का संरक्षण नियम। आवेश के संरक्षण नियम में हम कह सकते हैं कि ये इस आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने बताया था कि कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा लिया था, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जो है रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, तो रेशम के कपड़ा जो है ऋणावेशित हो जाता है और कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। मान लें कि जब तक एक दूसरे को दोनों अलग अलग है तब तक उन पे नेट आवेश होगा। जब तक वो अलग अलग है तब तक नेट आवेश होगा शून्य। हम मानते हैं, सपोज कर लें कि 5 इलेक्ट्रॉन चले गए रेशम कांच की छड़ से रेशम के कपड़े में 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। हम लोग जानते हैं, पिछली कक्षा में पढ़ा है। तो निगेटिव चार्ज माना -5 इलेक्ट्रॉन जब एक सामान्य अवस्था में कोई भी ये वस्तुएं जो है उदासीन होती हैं, तो जब -5 इलेक्ट्रॉन उस पर चले जाएंगे तो जो -5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस पर +5 का धनावेश आ जाएगा। तो धनावेश आ जाएगा तो आवेश यहाँ से हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि जब हम ये बता सकते हैं कि आवेश को उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि मतलब मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। तो मूल आवेश, हम बात करते हैं मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे मूल आवेश अधिकतम कितना रह सकता है? वो होता है इक्वल टू ±1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतना आवेश इलेक्ट्रॉन के ऊपर रह सकता है।
तो हम अब आगे बात करते हैं इसका कूलाम। मूल आवेश इससे कम आवेश इलेक्ट्रॉन पे नहीं रह सकता है। अब हम बात करेंगे आवेशों के क्वांटीकरण या परमाणुता की। तो आवेशों के क्वांटीकरण या आवेश की क्वांटम प्रकृति कह सकते हैं। जैसे कि हम ये 1.6 है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19, 4.8 इंटू 10⁻⁻19, फिर 4.8 इंटू 10⁻⁻19, ये हो सकता है 10⁻⁻, इस तरीके से। तो इस पे जो मूल आवेश ये कम से कम इतना आवेश इस पे रह सकता है। ये आवेशों की क्वांटम प्रकृति होती है कि आवेशों की क्वांटम प्रकृति, आवेशों की क्वांटम, आवेशों की क्वांटम प्रकृति। तो हम कह सकते हैं कि आवेश क्वांटम प्रकृति में Q बराबर यानी तो 1 2 इस तरीके से लास्ट में होता है Q बराबर N E। ये आवेशों की क्वांटम प्रकृति है। आवेश जो है E बराबर, आवेश इस तरीके से मान लो E बराबर हो सकता है, अगर हम कहें कि आवेशों की क्वांटम प्रकृति Q बराबर N E फार्मूला है। अगर हम कहें कि आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुता कहें तो आवेश का मान Q बराबर प्लस माइनस E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E डैश कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका मान Q बराबर प्लस माइनस E/2 प्लस माइनस 2E/2 प्लस माइनस 3E/2 ये नहीं हो सकता है। प्लस माइनस E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3 ये हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस E/2 2E/2 3E/2 इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और जैसे कि अब हम आगे बात करते हैं कूलाम के नियम के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के हिसाब से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम हम कह सकते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो कूलाम का नियम इन पे तभी लागू होगा जब ये दोनों स्थिर हों। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, जैसे हम कहते हैं ये कूलाम का लॉ तभी लागू होगा जब ये दोनों बिंदु स्थिर होंगे। अगर ये स्थिर नहीं होंगे तो कूलाम का लॉ लागू नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो है, मान लिया हमने कि ये आवेश Q1 Q2 दो आवेश हैं, तो कूलाम का नियम कहता है कि कूलाम के नियमानुसार दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, या हम कह सकते हैं दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों, मान लो ये दूरी r है, स्मॉल r, ये दूरी जो है हमारी स्मॉल r है। तो हम कह सकते हैं कि यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2
आवेश हैं Q1 Q2 और उन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, उन दोनों आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिभाषा हम लिखे दे रहे हैं, तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला परिभाषा में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल, उन दोनों आवेशों उन दोनों आवेशों उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम कह सकते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ये भी हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल भी हम कह सकते हैं इसको, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी हमने बताया आप लोगों को कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर ये मान लो प्लस Q1 और माइनस Q2 आवेश है, तो ये विपरीत आवेश है, तो इसमें आकर्षण बल लगेगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं या प्लस है या माइनस है या एक जैसे हैं, तो फिर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, सूत्र में चलते हैं। ये हमारे आवेश बिंदु आवेश स्थिर बिंदु आवेश हैं, ये बीच की दूरी है, तो हम इनको एक में मिला के लिखेंगे। तो लिखेंगे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है, तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम बात करते हैं, जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K क्या है, K कांस्टेंट है, वेयर K इक्वल टू कांस्टेंट। K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू K बराबर 1/4πε0 होती है। K की वैल्यू 1/4πε0 होती है। इसको हम ε0 ε0 भी पढ़ते हैं। K हमारा कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 1/4πε0 होती है। अब हम इसको देखेंगे, सूत्र में रखेंगे इस मान को, तो हमारा यह बराबर आ जाएगा, यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा
कूलाम का नियम यहाँ पे आ जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि इस K की कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होती है। इस K को हम K इक्वल टू लिखते हैं 9 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये K की न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल ओनली या आंकिक प्रश्नों के लिए, आंकिक प्रश्नों के लिए ये वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो हमारी हो जाएगी F बराबर 1/4π, ये नहीं लिखेंगे, इसको हम सीधे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर लिखेंगे इसको। तो हम बात करते हैं अब, यदि आवेश किसी परावैद्युत माध्यम का मोम कागज कांच इसी में रखा हो, तो हम देखेंगे कि आवेश किसी परावैद्युत माध्यम में रखा हो, आवेश किसी परावैद्युत माध्यम में रखा हो, तो जब आवेश किसी परावैद्युत माध्यम कागज मोम में रखा हो, ये जब आवेश किसी परावैद्युत माध्यम कागज मोम आदि में रखा हो, तो हमारा जो है फार्मूला हो जाएगा F बराबर 1/4π, यही फार्मूला F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, जहाँ F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ K जो है परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक होगा, जहाँ K बराबर हो जाएगा परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, K हमारा 1/4π, जिसमें K जो है परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक चीज़ देखेंगे, एक चीज़ हमें पता होती है, ε0 इतने की वैल्यू ε0 के बराबर होता है, हम मानते हैं ε0 K को हम एप्सिलॉन मानते हैं। तो हम कह सकते हैं जहाँ एप्सिलॉन जो है परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता है, जहाँ एप्सिलॉन जो है परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता है। तो हम इस सूत्र को अब दूसरे तरीके से अब ε0 K की जगह हम खाली एप्सिलॉन लिख सकते हैं, इसको ε0 या ε0 भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे F बराबर 1/4π एप्सिलॉन के एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन हमारी माध्यम की वैद्युतशीलता है। और एक चीज़ और बता दें कि वायु का निर्वात के लिए वायु
यहाँ निर्वात कीजिए। के की वैल्यू 1 होती है, वायु या निर्वात के लिए के इक्वल टू 1, वायु या निर्वात के लिए के इक्वल टू 1 होता है। अन्य परावैद्युत अन्य माध्यम के लिए के की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होती है। अन्य माध्यम के लिए के इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। आप लोगों ने आज पढ़ा वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ा, और आवेश कितने प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश, और फिर उसके बाद जो है आपने इलेक्ट्रॉन मूल आवेश के बारे में पढ़ा, फिर आपने कूलाम का नियम पढ़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।